नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों मेरा नाम है हेमंत बड़ौदे और जैसा कि पता है कि इस प्लेटफॉर्म में मैं आपको मध्य प्रदेश पढ़ा रहा हूं और चूंकि मैं इससे पहले 5 लेक्चर मध्य प्रदेश के संदर्भ में ले चुका हूं और ये आज हमारा 6वां लेक्चर होगा। हमने जो पहले 5 लेक्चर पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बेसिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे मैंने आपको संभाग पढ़ा चुका हूँ, मध्य प्रदेश से संबंधित के पड़ोसी राज्य पढ़ा चुका हूँ कितने हैं, उनसे संबंधित हमारे कितने ज़िले उनके साथ सीमा साझा करते हैं, ये सब पढ़ा चुका हूँ। तो उन लेक्चरों को ज़रूर देखिएगा। आज हम मध्य प्रदेश की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ते हैं। देखें, हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने मध्य प्रदेश के संभाग की चर्चा की थी और उसके पश्चात हमने ये पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य है 5, कितने 5, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है भाई, राजस्थान होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, यूपी होता है। यहाँ पर क्या होता है आपका, छत्तीसगढ़ होता है कि नहीं, छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका MH, महाराष्ट्र होता है। और यहाँ पर क्या होता है, गुजरात होता है। इनकी चर्चा की थी अपन ने और साथ ही में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो राज्य है इनसे हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो इनके साथ सीमा साझा करते हैं और कौन से राज्य के साथ कितने जिले साझा करते हैं, पढ़ा था भाई अपन ने। जैसे हमने राजस्थान के संदर्भ में देखा था कि राजस्थान के साथ हमारे 10 जिले सीमा साझा करते हैं। यूपी के संदर्भ में देखा था 14 जिले, है ना। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखा था 6 या 7, ये हमने यहाँ पर 6 या 7 एक आपको डाउट वाला केस बताया था मंडला के साथ, ठीक है। चले, महाराष्ट्र की जब बात की थी तो 9 जिले आते थे और गुजरात की बात की थी तो यहाँ पर मात्र 2 जिले आते थे, है ना। और इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हमने आपको बताया था भाई यहाँ पर झाबुआ होता है ना। झाबुआ के नीचे क्या होता है, अलीराजपुर भाई, इसके बारे में बताया था ना। जो झाबुआ होता है आपको पता है गुजरात और साथ ही में राजस्थान दोनों के साथ सीमा साझा करता है। अलीराजपुर के संदर्भ में हमने ये बताया कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना। जैसे फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर शिवपुरी आता है, शिवपुरी। इसके बारे में मैंने एक स्टैटिक क्वेश्चन आपको पहले बताया था कि शिवपुरी क्या है, हमारी प्रथम पर्यटक नगरी है। पर्यटन नगरी क्या है हमारी, शिवपुरी प्रथम। लेकिन पर्यटक राजधानी पूछ लिया जाए तो आपका आंसर पचमढ़ी होता है। समझ में आ रहा है, मतलब प्रथम हिल स्टेशन क्या होगा हमारा, शिवपुरी। समझ में आ रहा है। इसके बाद मैंने मुरैना के बारे में बताया था आपको कि मुरैना, अच्छा शिवपुरी किस किस के साथ सीमा साझा करेगा, तो आप बताओगे राजस्थान और यूपी के साथ, है ना। सेम कंडीशन मुरैना के साथ भी होती है। मुरैना राजस्थान और यूपी दोनों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। चर्चा की थी भाई अपन ने। यहाँ पर सीधी था, है ना, और यहाँ पर सिंगरौली, सीधी सिंगरौली, ये दोनों यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं भाई, पढ़ा था या नहीं अपन ने। और यहाँ पर बालाघाट, बालाघाट किस किस के साथ सीमा साझा करता है, तो आप बताओगे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। और इसी के साथ मैंने आपको इन पूरे जिलों को काउंट करके बताया था, कितने होते भाई, 2, 4, 5, 6, 7। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे मध्य प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, है ना। इसी के साथ मैंने आपको अंतर्वर्ती जिले बताया था। अंतर्वर्ती जिले कितने होते भाई, संख्या बताई थी हमने 18। समझ में आता है ना। अब टोटल हमारे पास 52 जिले हैं। 52 में से आप 18 माइनस कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे जो सीमावर्ती जिले हैं वो कितने हैं। माइनस करके बता सकते हो आप। 12 में से 8 गए, कितना बचेगा भाई, 4 में से 1 गए, कितना बचेगा, 3। मतलब 34 ऐसे जिले हैं जो सीमा पर स्थित है। इन सभी चीजों की चर्चा की थी अपन ने। चले, अब इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और देखिए आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई। दोस्त एक बात समझना, हमने आपको ज्योग्राफी के लेक्चर में बताया था, है ना। मध्य प्रदेश पढ़ाने से पहले हमने भारत का ज्योग्राफी पढ़ाया है और उसमें हमने कुछ चीजों की चर्चा की थी, जैसे प्रायद्वीपीय भारत, या इसी को मैं दक्षिण भारत भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं भाई, दक्षिण भारत। देखो, जब मैंने प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की चर्चा की थी तो वहां से एक क्वेश्चन आपको बताया होगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत ये किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है, तो आपका आंसर आया था वहां पर गोंडवाना लैंड,
गोंडवाना लैंड। चीजें समझ में आ रही है? पता है गोंडवाना लैंड क्या होता है, अंगारा लैंड क्या होता है, ये सब मैंने आपको ज्योग्राफी के लेक्चर में समझाया भाई, है ना। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती तो आप ज्योग्राफी का लेक्चर देखिएगा, आपको हर एक चीज वहां पर क्लियर होंगी, चीजें समझ में आती है। तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत किस भूखंड का हिस्सा है, तो आपका आंसर आता था गोंडवाना लैंड। अब दूसरी बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। अब चूंकि बहुत ध्यान से समझो, मध्य प्रदेश, अब भाई मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश क्यों पड़ा, नाम से ही स्पष्ट है, मध्य का मतलब होता है मध्य में, मतलब बीच में। मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश इसलिए पड़ा होगा, सीधा सीधा अर्थ यह निकलता है कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनके मध्य में मध्य प्रदेश पड़ता है ना। इस वजह से इसका नाम क्या रखा, मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी मध्य में। और जो हृदय प्रदेश कहा, ये किसने सबसे पहले कहा, तो आपके भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश या फिर हृदय प्रदेश रखा गया। चीजें समझ में आ रही है? कभी क्वेश्चन आ गया भाई मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, तो आप बताओगे जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा, तो आप बताओगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये भारत के क्या थे, तो प्रथम पीएम थे, है ना। सबसे ज्यादा समय तक पीएम रहने वाले व्यक्ति कौन है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। ठीक है, अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था, याद रखना 14 नवंबर 1889, है ना। और दिवंगत कब हुए थे, 1964, पता है ना आप लोगों को। चले, जवाहरलाल नेहरू जी की बाद में चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी जो मुख्य बात है उस पर चर्चा करते हैं। तो याद रखोगे कि जो मध्य प्रदेश है या हृदय प्रदेश है, इसका नाम हृदय प्रदेश किसने रखा है, तो आप बताओगे जवाहरलाल नेहरू ने। चीजें समझ में आ रही है? चलो अब समझो, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था तो क्या आपको कभी मैंने ये बताया कि जो मध्य प्रदेश है यह भी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का हिस्सा है? ठीक है, अब समझिए, भारत के मध्य में लगभग यहां पर स्थित क्या है भाई, यहां पर आपका मध्य प्रदेश है, और मैं ये बोल रहा हूं कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अब इसके जो ऊपर होता है ये पूरा हमारा उत्तर भारत होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रायद्वीपीय भारत के शीर्ष पर मध्य प्रदेश स्थित है? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? प्रायद्वीपीय भारत के शीर्ष पर क्या स्थित है, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश स्थित है। समझ में आया मैंने क्या बोला? प्रायद्वीपीय भारत के शीर्ष पर स्थित। चीजें समझ में आ रही? पहली चीज क्या मैं बता रहा हूं, प्रायद्वीपीय भारत के शीर्ष पर स्थित है। अच्छा ये बताएं, अगर आप मुकुट पहनते हो तो मुकुट कहां पहनते हो भाई? सर पर। भाई सर पर ही पहनते हैं ना, कोई हाथ पैर में तो पहनता नहीं है। चीजें समझ में आ रही? तो जब आपको ये चीज पता है कि भाई ये प्रायद्वीपीय भारत के शीर्ष पर स्थित है, तो क्या आपको ये चीज अगर मैं पूछ लूं कि प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट किसे कहते हैं, भाई जो शीर्ष पर होगा, तो शीर्ष पर क्या है आपका? मध्य प्रदेश। तो क्या मैं इसे प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट भी कह सकता हूं? प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट क्या है, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश है। चीजें समझ में आ रही भाई इतनी? अच्छा आप समझो दूसरी चीज। अब मैंने ये आपको बताया कि जो मध्य प्रदेश है भारत के जितने भी राज्य होते हैं इनके मध्य में स्थित है। चीजें समझ में आ रही है? अगर मध्य में स्थित है तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर मैं भारत को दो भागों में विभाजित करता हूं, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत, तो क्या ऐसा मैं कह सकता हूं कि जो मध्य प्रदेश है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य सेतु या पुल का काम करता है? चीजें समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या है समझना, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का सेतु कौन है भाई? एमपी। सेतु को आप पुल भी कह सकते हो। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर तीन चीज समझ में आई आप लोगों को। क्या समझ में आ रही है भाई? प्रायद्वीपीय भारत के शीर्ष पर स्थित क्या है? मध्य प्रदेश है। अब चूंकि शीर्ष पर स्थित है तो आप बोल सकते हो कि प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट है।
और चूंकि हम भारत के संदर्भ में ये कहते हैं कि भारत मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, एक उत्तर भारत एक दक्षिण भारत। वैसे जब हम भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे तो 5 भागों में विभाजित होता है और मध्य प्रदेश 7 भागों में, ठीक है, ये सब आगे आएगा, वो पढ़ेंगे अपन। मुख्यतः 2 भागों की अगर बात करें तो एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत कहते हैं। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य सेतु का काम कौन करेगा, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश करता है। इतनी चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। चले आगे पढ़े। अब अगली चीज समझो मेरे भाई कि क्या आपने एक शब्द का नाम सुना है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब हम कर्क रेखा की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। समझो, हमने ज्योग्राफी के लेक्चर में आपको यह बताया था कि पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। उन काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांशीय या देशांतरी रेखा कहते हैं। चीजें समझ में आ रही है? अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखा कहते हैं। और पृथ्वी पर जो आड़ी रेखा खींची गई है उसे अक्षांशीय रेखा कहेंगे, और पृथ्वी पर जो खड़ी रेखा खींची गई है उसी को क्या कहते हैं, हम देशांतरी रेखा कहते हैं। चीजें समझ में आ रही? जब मैं अक्षांशीय रेखा की बात करता हूं तो वह रेखा जो पृथ्वी के मध्य से गुजरी, इसे आप 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हो। चीजें समझ में आ रही है? यह क्या है? 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। समझ में आ रही है? एक ही है, नाम अलग अलग है लेकिन एक ही है ना। 0 डिग्री रेखा कह दो या भूमध्य रेखा कह दो या विषुवत रेखा कह दो, ये मध्य से जो गुजरी है यही पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा होगी। कौन सी? भूमध्य रेखा। चीजें समझ में आ रही भाई? अब जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के ऊपर में, अच्छा, भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण का भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। चीजें समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से समझना, जब मैंने आपको यह बताया था ज्योग्राफी के लेक्चर में कि क्या भारत से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपने बोला था बिल्कुल गुजरती भाई। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। क्या उन 8 राज्यों में हमने मध्य प्रदेश की चर्चा की थी? बिल्कुल की थी। इसका अर्थ यह हुआ कि मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा गुजरती है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात समझो, अगर मैं एक रेखा यहां पर खींच रहा हूं और इसको मैं मान लेता हूं 23.5 डिग्री रेखा उत्तरी गोलार्ध की, और इसी को हम कह देते हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, और यही दक्षिणी गोलार्ध में होती 23.5, तो इसको क्या बोलते हैं? हम मकर रेखा कहते हैं। चीजें समझ में आ रही है? अब चूंकि भारत यहां पर स्थित है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, और जब 8 राज्यों की चर्चा की थी तो उसमें हमने मध्य प्रदेश की भी बात की थी। किसकी बात की थी भाई? मध्य प्रदेश की भी बात की थी। अब मैं यहां पर एक बेसिक सी चीज समझा रहा हूं, उस चीज को समझना। कर्क रेखा क्या मध्य प्रदेश से गुजरती है? तो बिल्कुल गुजरती है। अब समझो, यह है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की रेखा, जिसका हमने नाम दिया क्या भाई? कर्क रेखा। और मान लो कि यह दक्षिणी गोलार्ध की रेखा है 23.5 डिग्री रेखा, और इसका नाम हम देते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, ये 0 डिग्री रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध है। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है, यहां पर सूर्य की किरणें सीधे सीधे पड़ने के कारण यहां का तापमान क्या होता है? उच्च होता है। और जहां का तापमान उच्च होता है वहां पर क्या होता है? गर्मी अधिक होगी। क्या होगी भाई? गर्मी अधिक होगी। समझ में आ रहा है? ठीक। अब समझो, भारत यहां पर है, मतलब भारत के मध्य से निकलती कर्क रेखा, मतलब कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है? कैसा होगा? गर्म क्षेत्र में होगा। और ऊपर वाला भाग कैसा होगा? थोड़ा ठंडा क्षेत्र होगा। उसी तरह से हमने मध्य प्रदेश की भी चर्चा की थी, और मध्य प्रदेश के मध्य से भी रेखा गुजरेगी, जिसका नाम क्या होगा? कर्क रेखा होगा। समझ में आ रहा है? ठीक। तो क्या मध्य प्रदेश पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है भाई। क्या
मध्य प्रदेश पूर्णतः कर्क रेखा के दक्षिण में है? बिल्कुल नहीं है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? बताओ, मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित कौन सी रेखा करती है? आपका आंसर आएगा कर्क रेखा। क्या आंसर आएगा भाई? कर्क रेखा। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगली चीज समझो, अगर मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजर रही है, इसका अर्थ तो यह हुआ कि मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले, और 52 जिले में से कुछ ना कुछ तो जिले होंगे ही जिनके मध्य से, जिनको स्पर्श करते हुए कर्क रेखा गुजरेगी। समझ में आ रही है? तो कर्क रेखा पर कितने मध्य प्रदेश के जिले स्थित है? तो आप बताओगे भाई कुल 14 जिले। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? कितने जिले मध्य प्रदेश के कर्क रेखा पर स्थित है? आपका आंसर आएगा कुल 14 जिले स्थित है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये 14 जिले कौन कौन से हैं भाई। ये सब मिटा दें हम, ये सब हमने आपको ज्योग्राफी के लेक्चर में बताया भाई, ठीक है, उससे देखिएगा आप लोग। देखो क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? मध्य प्रदेश के कर्क रेखा पर स्थित जिले, ठीक है। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम संख्या की। संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 14। अब उनके नाम क्या क्या है? नाम की चर्चा कर ले भाई। अब समझो, मैंने क्या आपको संभाग पढ़ा है? अब देखो, आपको अगर आप एक एक जिले याद करने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। हम थोड़े संभाग के माध्यम से पढ़ते हैं, समझ लो। सबसे पहले समझो, यहां पर एक जिला होगा, एक जिला होगा जिसका नाम हम देते थे रतलाम। क्या नाम होगा भाई? रतलाम। अच्छा, अब ये जो मैं क्रम बता रहा हूं, इस क्रम को समझो, मैं पश्चिम से पूर्व बता रहा हूं। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, रतलाम। दूसरा जिले की हम बात करेंगे, यहां पर होगा उज्जैन। उज्जैन में आपने सुना होगा एक मंदिर है जिसे आप महाकालेश्वर मंदिर कहते हो। कौन से भगवान का? शिव भगवान का है भाई। चर्चा की थी ना भाई। मुख कौन सा है? दक्षिण मुखी है, दक्षिणामुखी, दक्षिणामुखी। चर्चा की थी इसकी पहले अपन ने, ठीक है। तो महाकालेश्वर मंदिर से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आप बताओगे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और महाकालेश्वर मंदिर कहाँ? उज्जैन में। चलिए, तीसरे जिले की मैं बात करता हूं, और तीसरा जिला होगा दोस्त आगर मालवा, ठीक है। जो मैंने आपको यहां पर 3 जिले बताए हैं, ये तीनों जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे भाई? उज्जैन संभाग। तो नाम की हमने जब चर्चा की तो पहला हमने रतलाम लिखा, रतलाम। दूसरा हमने उज्जैन लिखा है, और तीसरा हमने लिखा आगर मालवा। आगर मालवा पता है ना, शाजापुर से टूटकर बना था। कब बना था? 16 अगस्त 2013 में। पता है कि नहीं भाई? मध्य प्रदेश का 51वां जिला है ना, ठीक है। और शाजापुर से याद रखना, बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो आप बताओगे शाजापुर में लगता है। ऐसे याद रख लो कि शाजापुर पहले अमीर हुआ करता था, और जैसे आगर मालवा टूटा बेचारा गरीब हो गया। समझ में आ रहा है? तो बाबा गरीबनाथ कहाँ मिलेंगे आपको? शाजापुर में। चीजें समझ में आ रही है? तो 3 जिले किस संभाग के होंगे? तो आप बताओगे तो उज्जैन संभाग के भाई। और ये याद रखना तो आपको बहुत आसान जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने संभाग पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। इंदौर संभाग के कितने जिले कर्क रेखा से गुजरते हैं? आप बताओगे 3 जिले। क्रम से पश्चिम से पूर्व क्रम तो बताओ, तो आप बोलोगे बिल्कुल। क्या क्या है? रतलाम है, उज्जैन है, और आगर मालवा है। खत्म। चीजें समझ में आ रही? अब आगे के, अच्छा टोटल 14 कंप्लीट करना है, 3 हो गए, बचे 11। अब कौन कौन से हुए भाई? देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर होगा राजगढ़। अच्छा, इस चीज को मिटा दो, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। चलो, राजगढ़, ठीक है। सीहोर, ठीक।
सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन। भोपाल के बाद रायसेन, अच्छा यहां लिख देता हूं, हटाओ, चलो यहां रायसेन आना चाहिए और यहां विदिशा आना चाहिए, विदिशा। और कितने लिख दिए भाई? आप बोलोगे 5 जिले और लिख दिए हमने। कौन कौन से लिखे, चर्चा करें उनकी। हमने लिखा पहले राजगढ़, ठीक है, फिर हमने लिखा क्या, सीहोर, फिर हमने लिखा भोपाल, ठीक है, फिर हमने लिखा रायसेन और फिर हमने लिखा विदिशा। कितने जिले लिखे भाई? हमने 5 जिले लिखे हैं। कितने जिले लिखे? 5 जिले लिखे हैं। और ये 5 जिले किसके हैं तो आप बताओगे ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। आया समझ? एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं, ऐसा कौन सा संभाग है जिसके पूरे जिले कर्क रेखा पर स्थित है? आप बताओगे भाई भोपाल संभाग है। भोपाल संभाग में तो 5 ही जिले हैं और 5 के 5 देखो हमने यहां लिख दिए। चीज समझ में आ रही है? भाई ये बताओ उज्जैन संभाग के कितने जिले कर्क रेखा पर स्थित है? आप बताओगे 3 जिले। भोपाल संभाग के कितने? तो आप बताओगे 5, पूरे के पूरे। समझ में आया? टोटल कितने करना अपने को? 14। 3 यहां हो चुके, 5 यहां हो चुके, कितने हो गए? 8। कितने और बचे भाई? 6 और कंप्लीट करना है अपने को। चीजें समझ में आ रही है? अब यहां समझो, यहां हम लिख रहे हैं सागर। क्या नाम होगा? सागर। सागर के बाद दमोह। कौन से 2 जिलों की बात कर दी हमने? ठीक है, यहां लिख दूं मैं? अच्छा चलो यहां लिख देता हूं, सागर और फिर दमोह। बताओ भाई कितने जिले लिखे? तो आप बोलोगे आपने तो सिर्फ 2 ही जिले लिखे और ये किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? तो सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन, सागर संभाग के कितने जिले कर्क रेखा पर स्थित है? मात्र 2 जिले हैं। कौन कौन से? तो सागर और दमोह। समझ पा रहे हो इस चीज को? आगे पढ़े भाई। कितने हो गए थे? 8 और 2 10। कितने और करना अपने को? 4 और। अब आगे समझो, यहां पर एक जिला होगा जिसका नाम है जबलपुर। समझे क्या? और जबलपुर से उत्तर की ओर क्या कटा था? कटनी। कटनी। कितने जिले की बात कर दी मैंने वहां पर? 2। एक जबलपुर और एक कटनी। किस संभाग के है भाई ये? तो आप बताओगे तो जबलपुर संभाग के हैं। आपने पढ़ा है जबलपुर संभाग में कितने जिले आते हैं भाई? कमेंट बॉक्स पे आंसर बताओ। जबलपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? और आप उज्जैन संभाग में भी बताओगे कितने जिले आते हैं। ठीक है, चलो जबलपुर और कटनी ये किसके अंतर्गत हो गए? तो आप बताओगे जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कितने हो गए भाई? 12। कंप्लीट कितने करना? 14। इसका अर्थ क्या हुआ? 2 जिले और शेष रह गए। अब 2 जिले देखो भाई, यहां पर होता है आपका शहडोल। शहडोल, ठीक है, और यहां पर हो जाता है अनूपपुर। ठीक है, शहडोल और अनूपपुर। तो हमने यहां पर शहडोल और अनूपपुर की चर्चा कर दी। और इसके कितने? तो इसके भी 2 जिले। अच्छा ये कौन सा संभाग है? तो शहडोल संभाग है। शहडोल, ठीक है, समझ में आया? तो आप काउंट करके देखिएगा टोटल कितने जिले हो गए? 14, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कुल 14 जिले मध्य प्रदेश के कर्क रेखा पर स्थित है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है? अरे आ रही कि नहीं भाई? ठीक है, चले छोटा सा रिवीजन करें अपन। ठीक, देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा है। मैंने आपको ये बताया कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके
उत्तर में क्या स्थित है? आप बताओगे मध्य प्रदेश स्थित है, उत्तर में स्थित है या फिर शीर्ष में स्थित है। इस वजह से हम इसे क्या भी कह सकते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट कह सकते हैं। अब चूंकि हम भारत को मोटे तौर पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो भागों में विभाजित करते हैं, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य पुल या सेतु का काम कौन सा राज्य करता है? आप बताओगे मध्य प्रदेश करता है। अच्छा, क्या मध्य प्रदेश को हम हृदय प्रदेश भी कहते हैं? बिल्कुल भाई, किसने कहा था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू की एक बुक का नाम पता है आपको? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? तो आप बताओगे जवाहरलाल नेहरू की बुक है। अच्छा, एक बुक का नाम मैं बता रहा हूं, इसके लेखक कौन है बताएं। देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन आ गया, री डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसका आंसर बताएंगे आप लोग। री डिस्कवरी ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? ठीक, चले तो चलो, बेसिक सा क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। मध्य प्रदेश को दो भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है? आप बताओगे कर्क रेखा। समझ में आ रहा है? कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश के कितने जिले स्थित है? आप बताओगे कुल कितने जिले हैं? तो 14 जिले। चलो, 14 जिले क्रम से आप लोग बोलोगे, ठीक है। सबसे पहले रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राजगढ़, ठीक है, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा भाई आपका? सागर, फिर दमोह, जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर। तो इस तरह से कुल 14 जिले हैं। भाई बताओ जल्दी से, उज्जैन संभाग के कितने जिले आते हैं? आप बताओगे 3 जिले। ऐसा कौन सा संभाग है जिसके पूरे जिले से या सभी जिले से कर्क रेखा गुजरती है? आप बताओगे भोपाल संभाग के कितने जिले? तो 5, ठीक है। क्वेश्चन आ गया भाई, सागर संभाग के कितने जिले? आप बताओगे 2। कौन कौन से? सागर और दमोह। सीधी सी बात है ना। फिर जबलपुर संभाग से कितने? तो आप बताओगे इसके भी 2, जबलपुर और कटनी। शहडोल संभाग से कितने? तो इसके भी 2, शहडोल और अनूपपुर। क्या चीजें समझ में आ रही है? ठीक है। तो आज हमने जो चर्चा की है, मुख्यतः हमने कर्क रेखा पर चर्चा की है। अब इसके बाद का जो हमारा अगला लेक्चर होगा दोस्त, वो उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। समझ में आ रहा है? इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है उसका अध्ययन करेंगे। मतलब आप उस चैप्टर का ये भी नाम दे सकते हो, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक स्थिति या भूगर्भिक इतिहास। चीजें समझ में आ रही है? तो अगला लेक्चर हमारा इस टॉपिक पर होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।